टी20 वर्ल्ड कप के लिए नेपाल ने एक कदम आगे बढ़ा दिया है। शानदार जीत के साथ आगाज हो गया है, लेकिन इस मुकाबले से कुवैत और नेपाल के मुकाबले से नेपाल के लिए पॉजिटिव चीज ज्यादा क्या रही, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और चाहेंगे कि आप लोग भी अपनी राय इस वीडियो में कमेंट के माध्यम से जरूर दें, क्योंकि एक ऐसा सिचुएशन था जहां पर लगा कि शायद नेपाल कोलैप्स कर गई है, नेपाल यहां पर अंडर प्रेशर में है, लेकिन वहां से नेपाल की टीम एक ऐसे टोटल तक पहुंचती है जहां जिस विकेट पर यह मुकाबला कुवैत से काफी दूर चला गया था। और फाइनली अगर आप देखें तो कंप्लीट तरीके से मैं इस मुकाबले को नेपाल का बहुत अच्छा प्रदर्शन तो नहीं मानूंगा अगर आप देखा जाए जिस तरीके से बैटिंग नेपाल की है, लेकिन अच्छे अगर मानना है तो उस हिसाब से आप मान सकते हैं कि जैसा कंडीशन था उस कंडीशन के बावजूद अगर नेपाल की टीम 141 रन बनाती है तो यहां पर क्रेडिट देना पड़ेगा इन तीन खिलाड़ियों का। नंबर एक कुशल भुरतेल, जिनका प्रदर्शन अगर आप देखेंगे 56 गेंदों पर 66 रन की पारी, 3 चौके 3 छक्के और स्ट्राइक रेट 117 का। इन पर मैं आगे और विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उनके बाद जो गेम चेंजर साबित हुए इस मुकाबले में गुलशन झा। कई बार डिबेट इस बात को लेकर हुआ और चर्चा भी इसी बात को लेकर थी कि क्या अगर नेपाल की टीम आगे और बेहतर अपने आप को करती है तो कुशल मल्ला की जगह मिडिल ऑर्डर में गुलशन झा को खिलाया जा सकता है बेहतर स्ट्राइक रेट के लिए, या फिर इनको भी बेहतर बल्लेबाजी का समय देने के लिए, क्योंकि आमतौर पर बहुत ज़्यादा गेंदें बचती नहीं है जब गुलशन झा बैटिंग करने के लिए आते हैं। अमूमन अगर आप देखें इस मुकाबले में 6 गेंद खेलते हैं 20 रन और एक ही ओवर में 3 बैक टू बैक छक्के इन्होंने जड़े, जिसकी वजह से नेपाल ने वो स्कोर कार्ड जो रॉकेट की तरफ बढ़ा, गुलशन झा को पूरा क्रेडिट जाता है। इसके बाद दीपेंद्र सिंह हरी 19 गेंद 20 रन आपको ज़्यादा भले नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ये पारी उस लिहाज से बहुत बेहतर है जब नेपाल की लगभग आधी टीम पवेलियन में बैठी हुई थी और वहाँ पर दीपेंद्र सिंह हरी टीम के लिए लड़ रहे थे और एक बहुत ही सही समय पर जो सामने उन्होंने छक्का जड़ा था, आपने देखा कि बहुत ही मतलब प्रेशर में टीम है कि यहाँ से एक एक रन कैसे बनेंगे, उस बीच वो क्लास उन्होंने दिखाई। बाकी गेंदबाजी भी, फील्डिंग तो आप जान ही रहे हैं कि नेपाल की इस मुकाबले की फील्डिंग और शारजाह में वेस्टइंडीज के खिलाफ भी फील्डिंग बड़ी कमाल की थी, तो स्टुअर्ट लॉ को क्रेडिट जाता है कि इस टीम में फील्डिंग के दौरान वो पैशन लेकर फिर से वापस आ रहे हैं। ओवरऑल अगर आप देखेंगे कुशल भुरतेल की पारी की अगर बात करें तो अच्छी बात यह है कि हम सभी को पता है कि कुशल भुरतेल अगर अच्छी लय में बैटिंग कर रहे हैं तो उनके आसपास भी अगर आप देखें कोई खिलाड़ी नज़र नहीं आता इस टीम में, क्योंकि जो क्लास उनकी बैटिंग में नज़र आता है। लेकिन इस मुकाबले में जिम्मेदारी से जब लगभग 13 ओवर हो गए और रन नहीं बन रहे थे, उन्होंने सूझबूझ से काम किया और सिंगल डबल हर ओवर में 5 रन 6 रन जा रहे थे, रिस्क नहीं ले रहे थे। आप देखिए 17 ओवर के बाद भी नेपाल 80-82 पर था, उसके बाद अगर आप देख रहे हैं आखिरी के 3 ओवर में नेपाल ने करीब 50 रन ठोक डाले और ये कहीं ना कहीं इस मुकाबले का सबसे बड़ा सबसे पॉजिटिव चीज़ जो नजर आई कि डेथ ओवरों में नेपाल ने बहुत ही कमाल की हिटिंग दिखाई है, खासतौर पर गुलशन झा और कुशल भुरतेल के भी जो शॉट रही हैं। तो यहाँ पर इस मुकाबले की पॉजिटिव चीज़ें यही है कि मुश्किल सिचुएशन में नेपाल की टीम पड़ी लेकिन उसको कैसे निकल गई, और यही दिखाता है कि अगर नेपाल की जैसी बॉलिंग है किसी भी कंट्री के सामने अगर ये कोलैप्स नहीं करेगी, अगर ये टीम फील्डिंग से डिसअपॉइंट नहीं करेगी तो 140 बनाकर एक किसी भी टीम को चुनौती दे सकती है, इस बात की तो पूरी गारंटी है। और अगला मुकाबला जो जापान के साथ है उसको ये टीम आसानी से जीतेगी, ये तो तय है। और रही बात जो हमने एक इंटरव्यू भी किया था नीत भावसर का, जिन्होंने नेपाल की बड़ी तारीफ करी थी और आप लोगों ने उनकी तारीफ नहीं की कमेंट में, लेकिन उन्होंने बड़ी तारीफ की थी और कहीं ना कहीं उनकी बैटिंग जब तक थी तो तब तक एक भरोसा था कि ये खिलाड़ी टीम को जिता सकता है, क्योंकि उनमें वो क्लास नज़र आता है। लेकिन फाइनली नेपाल एक अच्छे ट्रैक पर, अच्छी शुरुआत, और उम्मीद यही रहेगी कि इसी जीत की लय को बरकरार रखें। लेकिन शुरुआत में मतलब कि ठीक है इस मुकाबले में ख़राब शुरुआत हुई थी, लेकिन पावर प्ले को बेहतर तरीके से कैपिटलाइज करना होगा, क्योंकि यही आज के टी20 की डिमांड है। आपको पावर प्ले में कम से कम अगर आप देखें 40 से ऊपर रन बनाने पड़ेंगे, 40 से कम में काम नहीं चलेगा, ताकि आपकी बैटिंग के ऊपर दबाव ना रहे, आगे आकर आप उस तरीके से रन बना पाए। तो ये सारी चीज़ें इस मुकाबले रहेगी। रोहित पौडेल पर एक बार फिर से नजरें होंगी कैसी बैटिंग करते हैं इस पूरे क्वालिफायर मुकाबलों में, क्योंकि कहीं ना कहीं
घूम फिर कर बात वही आ जाती है कि बड़ी टीमों के खिलाफ रोहित पौडेल चल जाते हैं, लेकिन जब टीम अंडर प्रेशर में होती है कई बार वहां पर दिक्कतें आ जाती हैं। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। कुशल मल्ला जिस वजह से बाहर हुए थे कि टीम में कभी कभार लगता है कि अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, फिर अचानक से क्या होता है काफ़ी शेल में चले जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा अपने आप को ब्लॉक कर लेते हैं, उससे उनको बाहर निकलना होगा। ओवरऑल टीम बेहतर ट्रैक पर है, बेहतर तरीके से है। बाकी मैं चाहूँगा कि जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आप सभी लोग लाइक करें और साथ ही गुलशन झा पर अपनी राय दें। क्या गुलशन झा को आप चाहते हैं कि थोड़ा सा और ऊपर बैटिंग करने के लिए भेजा जाए? क्या वो मिडिल ऑर्डर हो सकता है? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। स्पोर्ट्स नाउ पर अगर आप नए हैं, हमारी कवरेज आपको अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताएं।